वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट 2 फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। सो कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको फॉलो कर लो। और अगर नहीं मिलता अभी देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक करना, डायरेक्टली चैनल के साथ जुड़ जाओगी। और भाई अगर न्यू जुड़े हो चैनल के साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका अगर लाइक करते हो ना थोड़ी सी रीच मिलती है वीडियो को, जिससे हमारा थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, थोड़ी सी वीडियो प्रमोट होगी, देन अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने में आसानी होगी। तो करते हैं स्टार्ट भाई। यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हमारी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड क्या है? जो एक समुद्र एक पानी वाला एरिया है, जो टोटली जहाँ पर जो कुछ हमारे प्लांट्स हैं वो पानी के अंदर हैं। ठीक है जी, उस एरिया को वेटलैंड एरिया कहते हैं। हमारे बहुत से इंडिया में बहुत से एरिया ऐसे हैं वेटलैंड जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस पर हैं और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पर हैं। कुछ तो जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पर हैं उनको हम कहते हैं रामसर वेटलैंड साइट्स। ओके जी। सो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इंडिया में कितने अब 75 हैं। सो इनकी प्रोटेक्ट करने के लिए जी हम रामसर साइट इनको टैग देते हैं। और अभी आपको पता होना चाहिए जो रामसर एक सिटी है, कहाँ पर है? इन दी ईरान में है। वहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था 1971 में विद दी हेल्प ऑफ यूनेस्को। इन्होंने जहाँ पर एग्रीमेंट किया था ईरान में भी, जो हमारी वेटलैंड्स हैं उनको हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। सो दैट्स वाई उस डे को हम कमेमोरेट करते हैं एज अ वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में। थीम क्या है हमारी 2023 की? इट्स टाइम फॉर द वेटलैंड रिस्टोरेशन, इनको रिस्टोर करने को। ओके। सो यहाँ पर देखिए, जो हमारे प्रीवियस ईयर 2022 में हमारे इंडिया में 22 साइट्स न्यू ऐड की गई थी। 22 नहीं, हमारी 11 साइट लास्ट में ऐड की गई थी। वैसे तो पहले कम थी, अब 75 हो चुकी हैं। टोटल हमारे पास रामसर साइट कितनी है? 75। सो उसमें से जो 11 लास्ट वाली ऐड हुई थी भाई ये रही। अगर रीड करना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार इनको निगाह से निकाल लेना, क्या पता डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन बन जाए, देन आपको सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी। ओके जी। सो ध्यान में रखियो तमिलनाडु से कौन सी है, देन उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इनको एक बार रीड कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको रीड कर लेना। या तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं आपको जो PDF प्रोवाइड करूंगा वहां पर इनको प्रोवाइड करवा दूंगा भाई। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने एक क्या किया, एक रिपोर्ट रिलीज की, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो यहाँ पर इंडिया की GDP को इन्होंने कम किया, 6.1% रख दिया 2023 के लिए। और आने वाले टाइम में मीन्स कि 2024 के लिए 6.8% बता रहे हैं। भाई एक चीज़ आपके लिए कैच पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स कि अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हो, आपका पेपर अभी नहीं है, 2-3 मंथ के बाद में है, देन प्लीज़ यहाँ पर क्या लिखना, आप एक पेज पर अपनी नोटबुक पर IMF लिखना और साथ ही में ये रिपोर्ट का नेम लिख लेना, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। देन जो हमारी जो ग्रोथ है इसको ऐसे एक बॉक्स बनाकर रख लेना। अगर आपका एग्जाम होगा उससे एक मंथ पहले, 1 मंथ या 20 दिन पहले इनको सभी को सर्च मार कर दोबारा से लिख लेना, प्रॉपरली लिख लेना, क्योंकि ये ना चेंज कर रहे हैं, 2 दिन के बाद में इनको चेंज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कोविड का इम्पैक्ट, साथ ही में यूक्रेन और रशिया की वॉर, देन कुछ और हमारे जो सोसाइटी में जो सर्कमस्टांसिस ऐसे बन रहे हैं भी हमारी ग्रोथ कम होती जा रही है। सो दैट्स वाई भी इनकी जो रेटिंग है चेंज होती रहती है। सो आपको आज रट्टा मारने की इसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रट्टा ही है यहाँ पर, तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली अगर आपका पेपर 1 मंथ के अप्रोक्स है देन इसको रीड कर लो, सभी को, सभी ध्यान में रख लो। फिर तो 6.1% 2023 के लिए, 6.8% फॉर 2024 के लिए। देन भाई यहाँ पर बता रहे हैं जो एशिया की होगी 5.3% फॉर 2023 के लिए, और 2024 के लिए कितनी होगी? 5.2%। ग्लोबल ग्रोथ कितनी होगी? 3.4% 2022 के लिए, देन 2.9% फॉर 2023 के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है IMF के, जिसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC USA में। सो इसके फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गीता गोपीनाथ, जो कि इंडिया के से बिलोंग करते हैं भाई। वो भी हाल ही में इनको जो हॉल ऑफ द फेम दिया गया था IMF का, आफ्टर दी जो हमारे सेकंड इंडियन बने थे जिनको ये मिला था ऑनर, आफ्टर दी रामन, हमारे उनका नाम क्या था? रघुनाम राजन, जो कि पहले इंडिया के फॉर्मर हमारे गवर्नर हुआ करते थे RBI के। नेक्स्ट यहाँ पर हेडक्वार्टर पता चला है आपको, MD कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। नेक्स्ट यहाँ पर चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? पेरी ओलाइवर।
नेक्स्ट भाई, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चुने गए थे इंडिया के लिए आईएमएफ के। कौन उनका नेम क्या है? कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम, ये रहे भाई। सो इम्पोर्टेंट है सभी फैक्ट, इनको एक दो बार रीड कर लेना सभी को, नीचे वालों को और ऊपर वालों को तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। सो नेक्स्ट, यहाँ पर एक वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2023 की रिपोर्ट आई, जो कि यूनाइटेड नेशन, जो हमारा आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया। यहाँ पर इंडिया की ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया 5.8% फॉर दी 2023 के लिए, और प्रीवियसली जो इसने प्रिडिक्ट किया था 6.1%। सो इतना फर्क है इनके बीच में। और साथ ही में ये बता रहे हैं भी जो इम्पैक्ट बढ़ रहा है चाइना की जो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है, जहाँ पर कोविड की सिचुएशन जो कंट्रोल में नहीं है, सो उसका भी इम्पैक्ट हमारे ग्लोबल पर पड़ रहा है। दैट्स वाई जो ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो रिपोर्ट है, जो जीडीपी है वो कम होती जा रही है। ओके, सो भाई मेनली इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ लीजिए, इसके बारे में लिख लीजिए कौन सी रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। और जो हमारी ये है जी, तो आपको पता ही है, अगर बैंकिंग की तैयारी करो वहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांस हैं, जो अदर पेपर है वहाँ पर क्वेश्चन बनेगा नहीं, यहाँ से रिपोर्ट की परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं बनने के चांस वहाँ पर, ठीक है। सो भाई यूनाइटेड नेशन के जो इसके 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड साथ ही में सिक्योरिटी काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनरल असेंबली जो कि इसके अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट चुने गए थे साबा क्रोशी, इंडिया में भी विजिट किए थे आफ्टर द इनविटेशन ऑफ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी। ओके, जो इंडिया में भी आए थे अभी। सो दैट्स वाई न्यूज़ में थे। आपसे पूछ सकते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट कौन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। इसमें कितने मेंबर होते हैं? 193 मेंबर्स होते हैं जनरल असेंबली में, सभी के पास वोटिंग के सामान्य अधिकार होते हैं सभी को। लेकिन जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें क्या होंगे? 5 परमानेंट होंगे, 10 होंगे टेम्परेरी। 5 परमानेंट के पास होगी विटो पावर। कौन कौन से? चाइना, रशिया एंड साथ ही में यहाँ फ्रांस, यूके एंड यूएसए। समझे बात भाई? ये सभी कंट्रीज हैं जो कि हमारी सिक्योरिटी काउंसिल से बिलोंग करेंगी, परमानेंट मेंबर हैं। और 10 होंगे टेम्परेरी, जैसे कि इंडिया दिसंबर में इसका जो प्रेसिडेंट बना था जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन जो इंडिया का ये लास्ट टाइम था। उसके बाद में अब हमारा वहाँ पर जो टेम्परेरी हम मेंबर थे, वो हमारा जो टाइम टेन्योर है वो ख़त्म हो चुका है। आने वाले टाइम में हम फिर से बनेंगे। ओके जी। सो नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मराइन इंजन, जो इंजन बनाने के लिए इंडिया में 2 कंपनीज के बीच में टाई अप हुआ। कौन कौन सी? रॉयल्स रॉयल्स, देन साथ ही में गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग के द्वारा। सो यहाँ पर ना रांची में एक यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे, यहाँ पर टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। और जो पहले हमारे इंडिया का एक MTU S4000 है उसको इसमें एडवांसमेंट करेंगे। मेनली यार यहाँ पर क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली जो 2 कंपनीज के बीच में टाई अप हुआ फॉर दी जो हमारे मराइन डीजल इंजन को बनाने को लेकर, हाई क्वालिटी को। सो यहाँ पर जो हमारी शिप्स में हम यूज करेंगे उसको। नेक्स्ट, ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, देख लीजिए। ये अपॉइंटमेंट है राजीव सिंह रघुवंशी, जो कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अब इलेक्ट होंगे। अभी तो यहाँ पर नॉमिनेट किए गए हैं, किनके द्वारा? जो हमारी जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है इंडिया की जो पेपर लेने वाली, कौन है भाई? UPSC, उनके द्वारा इनकी रिकमेंडेशन दी गई। सो ये आने वाले टाइम में ये इलेक्ट किए जाएंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया क्या है? जो हमारे इंडिया में ड्रग्स की अथॉरिटी को, ड्रग्स को वगैरह जो रेगुलेट करता है, उसकी जो प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, जैसे कि देखिए उसकी क्या क्वालिटी है उसके लेकर जो बातचीत करेगा। कोई भी हमारी मेडिसिन को अप्रूवल देना है, कौन करेगा? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। सो ये इनके काम होते हैं भाई। सो नेक्स्ट चलते हैं, UPSC के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। हमारी पॉलिटी के रिस्पेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है UPSC का सबसे बड़ा पेपर है इंडिया का। सो कभी क्या पता हमसे पूछ लें जो UPSC के चेयरमैन के बारे में, किनके द्वारा इलेक्ट होंगे, क्या इनका टेन्योर होगा। सो आपको पता होना चाहिए। सो देखो, जो UPSC है इंडिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो कि हमारे ग्रुप A के पेपर को कंडक्ट करती है, जो कि IAS IPS इनके पेपर ये कंडक्ट करती है UPSC। नेक्स्ट, चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। नेक्स्ट भाई, यहाँ पर फाउंड कब हुई थी? ये 1 अक्टूबर 1926 को, मीन्स के एट द टाइम ऑफ जब ब्रिटिशर हमारे पर राज करते थे उस दौरान। नेक्स्ट, यहाँ पर आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके अंडर ये काम करती है। उसके जो सभी कंडीशंस उसके में दी हुई हैं, जो कि पार्ट हमारा 14 है और चैप्टर 2। और एक बात और भाई, आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, साथ ही में स्टैट्यूटरी बॉडी एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
तीनों बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कौन सी है? जो हमारे संविधान में पहले से लिखी हुई है, जैसे कि हमारी यूपीएससी, ये हमारे संविधान में पहले से थी, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो कि हमने एक्ट के जरिए लाई हैं, जैसे कि देख सकते हो कोई भी हमारा नेशनल कमीशन फॉर दी वुमेन्स वाला, कोई जो हमारी बाद में एक्ट के जरिए हमने लाई हैं, वो क्या है? हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज, मीन्स के कोई संशोधन किया। देन उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन होगी, ना तो यहाँ पर कोई अमेंडमेंट होगी, ना हमारे कोई ये संविधान में होंगी, ये वैसे ही हैं जैसे नीति आयोग। ये क्या है? हमारी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखिए जो हमारे चेयरमैन है यूपीएससी के, कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड साथ ही में इसका टेन्योर कितना होगा? 6 ईयर, या लास्ट इनके 65 ईयर कंप्लीट हो जाए, दोनों में से कुछ भी पहले हो जाएगा, देन इनका जो टेन्योर है कंप्लीट हो जाएगा। समझे भाई? कोई भी आपको डाउट लगता है ना, पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। सो नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट मॉडल G20 समिट, जो कि हमारे अमिताभ कांत क्या है भाई? शेरपा ऑफ इंडिया, शेरपा ऑफ इंडिया फॉर G20। ये पहले क्या हुआ करते थे? नीति आयोग के सीईओ, बाद में ये इन्होंने यहाँ से ये कर दिए गए, रिजाइन किया इन्होंने, देन यहाँ पर शेरपा बन गए। और जो सीईओ कौन बन चुके हैं भाई? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत बार कर चुके हैं हम। नीति आयोग के सीईओ कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज, इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, और आपकी जो हमारी दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ बताना। सो यहाँ पर ये मुंबई में कंडक्ट किया जाएगा। मेनली जो हमारी यूथ को लेकर यार, सभी आपको पता है भी, इंडिया प्रेसिडेंटशिप संभाल चुका है G20 की फ्रॉम दी 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक। सो उसके अकॉर्डिंग बहुत सी मीट हो रही है इसके अंडर। सो यहाँ पर ये होगी, कहाँ पर होगी? मुंबई में होगी। ओके जी। सो अब हम देखेंगे बजट के बारे में। 2023-24 का बजट आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं इसके अंदर हम रीड करेंगे। सो उसके पहले आपको सभी को पता होना चाहिए जो बजट है मेनली जो क्या होता है भाई, क्यों बनाते हैं। सो मेनली जो हमारी जो सोसाइटी है, मेनली हमारी जो एक राज्य को चलाने के लिए आने वाले टाइम में क्या उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, कहाँ से हम इन्वेस्टमेंट को निकालेंगे, कहाँ से हमें पैसे मिलेंगे, कहाँ पर डालेंगे। सो ये बातें होती हैं। सो मेनली जो हमारी वर्ल्ड में जो भी मेनली किसी भी फैमिली को, किसी भी सोसाइटी के मेंबर को मेन चीज़ें क्या चाहिए भाई? पहले तो चाहिए फूड, देन फिर हेल्थ चाहिए, फिर एजुकेशन। अगर एम्प्लॉयमेंट मिल जाए देन वो तो अच्छा है। अगर ये बातें हमें प्रोवाइड करने स्टार्ट होंगी, मीन्स कि प्रॉपरली फूड, हेल्थ, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, देन तभी हम डॉलर से लेकर जो हमारी जो रुपी और डॉलर के बीच में जो गैप है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। सो इसके बजट के में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। सो करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बजट के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो हमारा बजट नाम का कोई भी वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है भाई। जहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में हम इसको जानते हैं, जो कुछ आर्टिकल्स यहाँ पर बता रखे हैं 266 जो बताता है भी कोई भी पार्टी है जो पावर में है वो अपना बजट रिलीज क्यों करती है? मेनली एक डिमांड करती है पैसों की, भी हमने यहाँ पर लगाने हैं, बताओ मुझे पैसे दोगे। सो पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर देगी, देन वहाँ पर जो कंसोलिडेटेड फंड है उससे पैसे निकाल सकते हैं। ये कंसोलिडेटेड फंड क्या है? एक तरह का सरकार का, गवर्नमेंट का क्या है? पर्सनल मनी है। सरकार क्या है? इंडिया का। ये इंडिया का मनी है। इसको निकालने के लिए जो रूलिंग पार्टी है उसको बजट पेश करना होगा, देन वो पार्लियामेंट में लाएंगे, उसको अप्रूव करेंगे, देन इंडिया से उनको पैसे मिल जाएंगे। समझे बात भाई? जो आर्टिकल 112 से लेकर 117 तक बताता है जो हमारे फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, देन 110 जो आर्टिकल है मनी बिल के बारे में बताएगा, और 114 नंबर आर्टिकल है जो बताता है भी नो अमाउंट कैन बी विड्रॉ, कोई भी अमाउंट को हम विड्रॉ नहीं कर सकते कंसोलिडेटेड फंड से किसी भी विदाउट एनी टाइप ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ लॉ। कोई अब लॉ नहीं पास करवाएंगे देन तब तक हम पैसे नहीं निकाल सकते। और जो हमारे बजट है वो इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर क्या करेगा? प्रिपेयर करेगा। और प्रेजेंट कौन करेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है भाई? निर्मला सीतारमन। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटीजेंसी फंड में अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आती है, अब देखो इनके बारे में हम एक सिंपल लैंग्वेज में आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। आपके घर में आपके फादर हैं, मदर हैं, आप उनसे पैसे मांगते हो, मेनली वो आपको पैसे देते हैं। एक तो वो देंगे आपको पॉकेट मनी, ये रहे आप भाई, ये रहे आपके फादर या आपके मदर, ठीक है। सो
इनसे आपको मिलेगी पॉकेट मनी, आपके पास आपने रख ली। और अगर कल को आपने फीस भरनी है देन आप इसमें तो नहीं भरोगे भाई, अपनी पॉकेट मनी से तो नहीं भरोगे, अपनी पेरेंट्स के पास जाओगे, पेरेंट्स को पैसे मांगोगे, देन वो उसको अप्रूव करेंगे, पहले पूछेंगे क्या करना है भाई, कहाँ पर डालोगे। अगर उन्होंने देखा अभी कहाँ पर डालने हैं देन आपको पूछने के बाद फिर पैसे देंगे। उसी तरह क्या है, जो हमारी सरकार है, सेंट्रल सरकार है, वो मांगती है पैसे कहाँ पर जाकर, इन दी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट अप्रूव करेगी देन उनको पैसे मिल जाएंगे, देन वो एलोकेट कर सकती है जो भी सेक्टर में उन्होंने डालने हैं। और भाई कल को क्या है, आपका बाबू सोना फिल्म देखना चाहता है, ठीक है, देन उसको दिखाने के लिए आप पैसे तो नहीं मांग सकते। देन आपके पास कुछ ऐसे पैसे पड़े हैं, आपको पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है, उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। वो क्या है, आपकी पॉकेट मनी एज अ कंटीजेंसी फंड। कंटीजेंसी फंड समझे बात भाई। ये क्या है, कंसोलिडेटेड फंड, जो कि आपको मांगने पड़ेंगे, डिमांड करनी पड़ेगी, फिर मिलेंगे। जो कंटीजेंसी फंड है एज अ इमरजेंसी के पर्पज के लिए, कई बार इमरजेंसी आ जाए देन वहाँ से निकाल सकते हैं। उसी तरह जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी कंटीजेंसी जो कंसोलिडेटेड फंड से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट के पास जाएगी, लेकिन कई बार इमरजेंसी पड़ जाती है, जैसे कुछ एकदम से हो जाए, कोई डिजास्टर हो जाए, देन उस दौरान जो हमारे कंटीजेंसी फंड से पैसे निकालेंगे और वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। समझे बात, चले आगे। नेक्स्ट, बजट के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है भाई, जो हमारी हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से भी लगा सकते हो। 1860 में जो फर्स्ट बजट को रिलीज किया गया ब्रिटिश रूल के अंडर, किनके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। 1947 में जो फर्स्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो हमारा फर्स्ट बजट किनके द्वारा रिलीज हुआ, आर के षणमुखम जी, षणमुखम शेट्टी के द्वारा, आर के षणमुखम जी। देन 1950 में जो फर्स्ट बजट, जब इंडिया एक गणतंत्र राज्य बना, रिपब्लिक राज्य बना, उनके द्वारा जॉन मथाई के द्वारा इसको रिलीज किया गया। रिपब्लिक के बारे में तो आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ भाई। रिपब्लिक क्या है, जो आपकी हेड ऑफ द स्टेट क्या होगा, एक जो इलेक्टेड मेंबर होगा, जैसे कि हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो क्या है, इलेक्टेड मेंबर है, लेकिन क्या है, इंडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इलेक्टेड होते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं वहाँ पर जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड नहीं होगा, जैसे कि यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। यहाँ पर क्या है, ये रिपब्लिक कंट्री नहीं है, ये क्या है, कॉमनवेल्थ रिलम का पार्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट, मैक्सिमम टाइम किनके द्वारा इसको रिलीज किया गया, हमारे बजट को, मोरारजी देसाई के द्वारा 10 टाइम्स के राउंड। देन जो फर्स्ट फीमेल बने थे इंदिरा गांधी, एंड जो फर्स्ट फुल टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे, इनके द्वारा इसको रिलीज किया गया, कौन भाई, निर्मला सीतारमन। इनके द्वारा 5 टाइम इसको रिलीज किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है, इनके द्वारा एक रिकॉर्ड और बनाया गया था, जो लॉन्गेस्ट स्पीच को देने का 2.42 आवर्स की इन्होंने स्पीच दी थी 2020 में। सो दैट्स वाई ये भी इनके पास रिकॉर्ड है। और सबसे ज़्यादा टाइम जो किसी वूमेन ने इसको रिलीज किया है, जो हमारे बजट को, वो भी कौन है, हमारी निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह, जो कि इनके पास भी रिकॉर्ड है, और प्रीवियसली हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे, एंड साथ ही में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे अंडर दी 1991 में, अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ नरसिम्हा राव। सो उस दौरान इनकी जो बहुत अच्छी एक, जो इन्होंने हमारी एलपीजी रिफॉर्म्स को लेकर आए थे, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को लेकर आए थे, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इंडिया की जो इकोनॉमी पर। एंड साथ ही में उसके बाद में कुछ इवेंट भी हुए थे, जैसे 1992 में क्या हुआ था, सभी जानते हो, आपने सीरीज देखी होगी, हर्षित मेहता स्कैम हुआ। देन सेबी एग्जिस्टेंस में आया, स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, लॉन्गेस्ट इनके द्वारा स्पीच दी गई थी उस टर्म में, जो इन टर्म्स ऑफ जो वर्ड्स की काउंट के, यहाँ पर 18,650 वर्ड्स इन्होंने अपनी स्पीच में बोले थे 1991 में, मनमोहन सिंह जी ने। सो इंपॉर्टेंट है भाई, जो हमारे स्टैटिक फैक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या कहीं पता। नेक्स्ट है यहाँ पर विजन फॉर द अमृतकाल। सो अमृतकाल क्या है, पहले तो अमृतकाल हमारा क्या है, 2022 से लेकर 2047 तक। पहली बात तो भाई जो मोदी जो हमारी गवर्नमेंट है, इनका जो मेन ना, जी नेमिंग पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। जो नेमिंग है इनकी वो अलग सी होगी, कोई भी एक मुहावरे की तरह होगी, जैसे अमृतकाल।
कहाँ से निकाला देखो इन्होंने। सो इसकी तरह ही जैसे मेनली तो क्या है ना, 1947 से लेकर 2047 तक इंडिया अपने 100 साल को कंप्लीट करेगा। सो जो भी साल बचे हैं उसके अंदर हमारी जो ग्रोथ को लेकर कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं भी हमारा देश है जल्दी से जल्दी आगे बढ़े। सो उसको लेकर हमने अमृतकाल इसका नेम दिया इस पीरियड को। देन यहाँ पर जो विजन क्या है हमारे अमृतकाल का, ये बजट में बताया गया, जो हमारे सिटीजन्स हैं, हमारी यूथ है, उन पर फोकस करना, हमारी जॉब क्रिएशन पर, उसकी ग्रोथ पर फोकस करना, साथ ही में हमारी माइक्रो इकोनॉमी स्मॉल जो हमारी सिस्टम है, साथ ही में इन्वायरमेंट पर जहाँ पर इम्पैक्ट डालना। सो मेनली इसका फोकस है। और जो हमारे बजट के यहाँ पर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसके ऊपर ही फोकस किया गया है सभी बजट में। हमारे 7 जो हमारे फैक्टर्स हैं भाई, देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो हमारी ह्यूमन की डेवलपमेंट है, इसके अंडर क्या आएगा, हमारी एग्रीकल्चर, एजुकेशन आएगी, एंड साथ ही में एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर एंड साथ ही में हेल्थ, ये सभी क्या आएंगे इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंडर। देन रीचिंग दी लास्ट माइल, इसके अंडर क्या आएगा, जैसे कुछ हमारी पिछड़े हुए इलाके हैं, रूरल एरियाज हैं, कुछ लोग जो हमारी स्टेट्स हैं कुछ पीड़ित हैं किसी काम से, ड्रफ से, सो उनको यहाँ पर हेल्प करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर यूथ पावर, इसको यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, देन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। देन फाइनेंशियल सेक्टर तो सभी जानते हो, हमारे एमएसएमई जो स्टार्टअप्स हैं उनको हम हेल्प करेंगे। देन ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारी आने वाले टाइम में जो 2070 तक का हमारा टारगेट है कार्बन नेट जीरो को अचीव करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। ग्रीन एनर्जी के बीच में हम क्या करेंगे, एक तो इलेक्ट्रिकल जो हमारी ग्रीनरी की, और जो इलेक्ट्रिसिटी की जरिए हमारी जो सभी मोटर व्हीकल्स को चलाने की कोशिश करेंगे, साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोलर, विंड, ठीक है। देन कुछ और जो फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारी इंडस्ट्री के, हम वहाँ पर इसको सोलर पैनल को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो हमारे जो कन्वेंशनल हमारे जैसे कि कोल, हमारा पेट्रोल डीजल का हम यूज़ करना ना कम करेंगे, ठीक है जी। देन यहाँ पर बोल रहे हैं अनलीजिंग द पोटेंशियल, जो पोटेंशियल को चाहती है हमारा देश है उसकी और हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे इंडिया का पोटेंशियल है उसको लोगों को बताएंगे, मीन्स कि यहाँ पर डेवलप करने की कोशिश करेंगे उसको। देन साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर एंड उसमें इन्वेस्टमेंट करने को लेकर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा देन साथ वाला एरिया भी डेवलप होगा, जहाँ पर लोगों को अपॉर्चुनिटी, साथ ही में जॉब क्रिएशन होगी। देन क्या होगा, जो हमारे लोगों की स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होगी, स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होगी, देन क्या हो सकता है, हमारा देश डेवलप होगा भाई। नेक्स्ट हम देखेंगे अब सबका साथ सबका विकास के अंडर इंक्लूसिव डेवलपमेंट को। जहाँ पर एग्रीकल्चर की फील्ड में जो काम करेंगे उनके बारे में बता रहे हैं भाई मेनली, तो जो क्या कहते हैं वो बिल्ड करेंगे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, जो फार्मर्स को हेल्प करेगा। और साथ ही में जो आत्मनिर्भर भारत हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा, जो हमारे हॉर्टिकल्चर की जो प्रोडक्शन को लेकर बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। मेनली इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, श्री अन्ना। श्री अन्ना क्या है, इनको हम मिलेट्स को क्या करेंगे, अब श्री अन्ना कहना स्टार्ट करेंगे। मिलेट्स क्या है, हमारा मोटा अनाज, जो कि इसके अंदर क्या होगा भाई, एक तो न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है, कम कॉस्ट आती है अगर हमने इसको प्रोड्यूस करना है, देन फार्मर्स के लिए बेनिफिशियरी है, अच्छा कल को उनको क्या कर इसका रिवार्ड मिलेगा, अच्छी पेमेंट मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है जी, हमारा वाटर की, हमारे वाटर के यूज़ को भी कम करता है, यहाँ पर वाटर की हमारी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स वाई राजस्थान जो भी एरिया हमारे उन पे जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर भी हम इनको उगा सकते हैं। दैट्स वाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में 2023 को एज हम वर्ल्ड मिलेट्स ईयर के रूप में हम जान रहे हैं भाई। सो दैट्स वाई फिर भी इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान में रखना, श्री अन्ना हमने कहना किसको स्टार्ट किया, मिलेट्स को यहाँ पर बता रहे हैं। और बता रहे हैं भी हमारे इंडिया में मिलेट्स की रिसर्च यहाँ पर जो हैदराबाद में है उसको उसके अंदर जो रिसर्च को प्रमोट करने को बात करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पर बता रहे हैं जो एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड को यहाँ पर बनाया जाएगा, जो कि हमारे रूरल एरिया में स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प करेगा। जैसे कि रूरल एरिया में कोई व्यक्ति है भाई, कोई हमारा लोग हैं, वो चाहते हैं अपने स्टार्टअप को प्रमोट करना, उनके पास कोई चीज़ है उसका जो प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, देन उनकी ये हेल्प करेंगे। देन बता रहे हैं भी टारगेट फंडिंग करेंगे 20 लाख करोड़ तक की। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट जो हमारे एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में, डेयरी की फील्ड में, फिशरी की सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको जो प्रोवाइड करेंगे। देन सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी। सो जैसे कि
वेयर हाउसेज की तरह यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सो ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको जो उनका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब ना हो पाए और उनको अप्रोप्रिएट टाइम के लिए उसको बचा कर रख सकें, देन उसको सेल कर सकें। नेक्स्ट, जो हेल्थ की फील्ड में क्या किया, मेनली जो बता रहे हैं 157 जो न्यू नर्सिंग कॉलेज को बनाएंगे। सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। देन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, सिकल सेल एनीमिया एक हमारा एलिमिनेशन का टारगेट है, कब तक, 2047 तक। सो ये क्या है एनीमिया, तो बताओ एनीमिया क्या है, एक बीमारी है। एनीमिया क्यों होती है, जो आयरन की कमी के कारण हेमोग्लोबिन की कमी होने लगती है बॉडी में। सो बॉडी प्रॉपरली, अगर बॉडी के पास हेमोग्लोबिन कमी होगी, देन ऑक्सीजन हमारी बॉडी के ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा, देन बॉडी के पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे, तो उसको कहते हैं एनीमिया। और बॉडी में जो हमारी ग्रोथ है वो रिटार्ड करना स्टार्ट कर देगी, सो उसको कहते हैं एनीमिया भाई। सो ये कुछ एरियाज में पाई जाती है, उसको कहते हैं सिकल सेल डिजीज। उनकी जो बॉडी में उसके जो प्रॉपरली जो कुछ हमारी जनजातियाँ हैं उनको दिखाई देती है उनके अंदर। सो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए ये स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट। देन साथ में जो फार्मास्यूटिकल को डेवलप करने के लिए कुछ कहते हैं वो प्रोग्राम्स को रिलीज करेंगे आने वाले टाइम में, कुछ न्यू पॉलिसी को लेकर आएंगे। और जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के जो एक जॉइंट वेंचर की तरह हमारे इंडिया में जो मेडिकल फील्ड को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा एजुकेशन की फील्ड में बता रहे हैं भी कौन कौन से काम करेंगे। तो टीचर की ट्रेनिंग को लेकर जे हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को लॉन्च करेंगे। एंड साथ ही में जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को लॉन्च किया जाएगा, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो जो डिजिटल लाइब्रेरी से रीड कर सकें। और कुछ नहीं है यहाँ पर। और फिजिकल लाइब्रेरी जो पंचायत लेवल पर, वार्ड लेवल पर यहाँ पर प्रमोट करेंगे, वहाँ पर सभी एरियाज में इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो समझे बात, कुछ नहीं है यहाँ पर यार। पहले एग्रीकल्चर की फील्ड में बता रहे हैं कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे बिसरी अन्ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद में जो हेल्थ की फील्ड में सिकल सेल डिजीज को 2047 तक एलिमिनेट करने का टारगेट है। नेक्स्ट यहाँ पर टीचर के लिए जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे और जो बच्चों के लिए लाइब्रेरी खोलेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर पंचायती एंड वार्ड लेवल पर वहाँ पर लाइब्रेरी को प्रमोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ बता रहे हैं बातें जो हमने की कहते, जैसे कि हम बताते नहीं, मैंने जैसे किया ऐसे किया, वैसी सरकार बता रही है भी हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट अचीवमेंट कौन कौन सी की। ये बता रहे हैं यहाँ पर जो पीएम किसान के अंदर हमने इनको इतने को बेनिफिट पहुंचाया। देन इसके अंदर जो पीएम जन जीवन योजना के अंदर हमने इतने को बेनिफिट पहुंचाया। देन जन धन बैंक अकाउंट खोले। सो भाई जहाँ पर कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पर मेनली ना ध्यान में आपने क्या रखना है, इन सभी की जो इम्पोर्टेंट जो हमारी न्यूज़ ये बन रही है, जहाँ पर जो सभी स्कीम्स हैं इनको यहाँ पर ना एक जगह पर लिख लेना। देन इनके जो स्टार्ट हुई थी कब, उनके बारे में लिख लेना भाई। सो इम्पोर्टेंट है वो। नेक्स्ट, रीचिंग द लास्ट माइल। सो ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, जो इसमें क्या करेंगे, प्रधानमंत्री पीवीटीजी जी क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि हमारी एक दीवर कमेटी बैठी थी जो कि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी को उसने इस ग्रुप में डाला था। कुछ हमारी यहाँ पर कितनी है, इसके अंदर 75 हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं। मैक्सिमम कहाँ से बिलोंग करती हैं, फ्रॉम दी उड़ीसा। उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ओके, और आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आपको बताना है भी वो कौन से ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती हैं। प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू जी कौन से ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती हैं। पहले वो उड़ीसा से हैं वो तो, लेकिन झारखंड की गवर्नर भी रही हैं। सो बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सभी को पता भी होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट चलते हैं, फाइनेंस असिस्टेंस टू बी गिवन फॉर दी हमारे सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, जो ड्राफ्ट प्रोन एरिया है कर्नाटका में, उसको दिया जाएगा। कर्नाटका में एक उनके द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी, अपर बांद्रा जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उसके अंडर यहाँ पर 5300 करोड़ को इन्वेस्ट करेंगी सरकार के द्वारा। देन जो मोर टीचर्स रिक्रूट किए जाएंगे 750 जो हमारे इनकलबिया मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंडर। भारत श्री जो कि हमारे डिजिटलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को लेकर एक यहाँ पर पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में डेवलपमेंट करेंगे ताकि जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, देन क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, एंड साथ में लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होंगी। ठीक है, ये बातें बता रहे हैं भाई। ये पीवीटीजी जो पिछली हमारी स्लाइड में था, ये सभी यहाँ पर बताए हुए हैं। ओके, सो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर बता रहे हैं जो इंक्रीज दी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इतना करेंगे इन्वेस्ट, जहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो। ठीक है, सो यहाँ पर मेनली आपको
अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भी जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम डेवलप करेंगे, क्यों क्यों करेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, देन हमारी जो परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी, देन हमारा देश डेवलप होगा। नेक्स्ट है भाई यहाँ पर है क्या है हमारा पोटेंशियल ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। अब यहाँ पर क्या है, मेक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। देन यहाँ पर बता रहे हैं नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी यहाँ पर लेकर आएंगे। देन विवाद से विश्वास, जो कि हमारे जीएसटी को लेकर एमएसएमई की फील्ड में जो भी हमारे विवाद है सरकार के साथ उनके बीच में रेजोल्यूशन को लेकर काम करेंगे। देन ये ई कोर्स यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी। डिजी लॉकर को, जो आपको पता है सभी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सभी जमा कर आप रख सकते हो डिजिटली। सो यहाँ पर वैलिड भी होते हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं है भाई पुलिस वाले कहीं वो जगह पर ऐसे होता है, वो मानते नहीं है इसको। देन सेटिंग अप ऑफ दी 100 लैब्स फॉर दी 5G सर्विस के लिए यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी। सो ये बातें हैं सभी। और नेक्स्ट चलते हैं, और इससे पहले देख लीजिए यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे लैब ग्रोन डायमंड को लेकर, जो कि हमारे इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर मेनली काम करने के लेकर। जो आपको पता है डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसको कहते हैं भाई, सूरत को, ठीक है जी। देन यहाँ पर ग्रीन ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पीएम प्रणम ये इंपॉर्टेंट है, एंड साथ ही में मिस्थि ये इंपॉर्टेंट है, गोबर ये इंपॉर्टेंट है। सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो ग्रीन को लेकर, क्यों ग्रीन एनर्जी को लेकर सभी काम कर रहे हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड काम चल रहा है, दैट्स वाई यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं भाई। जो प्रणम है इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, पीएम प्रोग्राम फॉर द रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एम्यूलेशन ऑफ द मदर अर्थ को हेल्प करने को लेकर, मेनली अर्थ को रिस्टोर करने को लेकर जो भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं हम, हमारे जो एक्शंस है जो भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं उसको लेकर है। इतनी बड़ी डेफिनेशन देने की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, इन्होंने भी वैसे दे रखी है। नेक्स्ट जहाँ पर गोवर्धन जो स्कीम है, जो क्या है इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, ग्लोबलाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन, जो कि हमारे गोबर से एक नेचुरल फीड को बनाने के, जो खाद को बनाने की कोशिश करेंगे। देन जो हमारे केमिकल्स हैं उनका यूज कम करेंगे, ठीक है। जहाँ पर कहते हैं 500 न्यू बेस्ड टू वेल्थ प्लांट्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ओके जी। देन यहाँ पर सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए मिस्टी क्या है, यहाँ पर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर दी शोर लाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। सो हमारे जो मैंग्रोव्स क्या हैं मेनली, जो हमारे आपको पता होगा जो समुद्र वाले एरिया में पाए जाते हैं, जो कुछ प्लांट्स हैं हमारे जिनकी जो जड़ें हैं समुद्र के अंदर होंगी, जैसे कि हमारे सुंदरबन डेल्टा में, इधर गल्फ ऑफ कच्छ में, अंडमान निकोबार में, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं हमारे। सो उनके लिए यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं भी उनको हम कैसे बढ़ाएंगे, जो हमारे कोस्ट लाइन एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। सो एक वेटलैंड की तरह डेवलप करने को लेकर ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है जी। नेक्स्ट अदर इनिशिएटिव ये बता रहे हैं यहाँ पर जो 10,000 बायो इनपुट्स रिसोर्स सेंटर इंट्रोड्यूस करेंगे, प्रमोशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लॉन्च करेंगे, कोस्टल शिपिंग फॉर द एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन को लेकर। तो मेनली जो हमारे मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करने को लेकर, इधर की जो हम परिणाम है हमारी जो फर्टिलाइजेशन का अल्टरनेटिव ढूंढने को लेकर, और साथ ही में जो हमारे गोबर है, जो हमारी गोबर के जरिए हमारी क्या करने को लेकर, जो बेस्ट से जो हमारे वेल्थ बनाने को लेकर, जो गोबर से एज हम फीड की तरह उसको यूज कर सकते हैं, एज खाद की तरह यूज कर सकते हैं फॉर द प्लांट्स। नेक्स्ट भाई अमृत पीढ़ी यूथ पावर। अमृत पीढ़ी यूथ पावर, अमृत पीढ़ी क्या है, जो हमारी यूथ है, आपको पता है भी इंडिया की सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है, इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर पहुंच चुका है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन, चाइना को हम पीछे छोड़ चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, कौशल विकास योजना, कौशल मीन्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। देन यहाँ पर बूस्ट करेंगे टूरिज्म सेक्टर को लेकर, मीन्स कि हमारे इंडिया में इंडिजीनियसली जो हमारी डेस्टिनेशन है उनको प्रमोट कर रहे हैं, ताकि जो हमारे इंडियंस हैं वहीं पर घूमना स्टार्ट करें, ताकि जो टूरिज्म बूस्ट होगा, देन उस एरिया में भी हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। देन स्टेट विल एनकरेज द सेटअप ऑफ यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल क्या है, देखो एक स्टेट है यूपी है, यहाँ पर कुछ एरिया उधर की ओर जैसे कानपुर, कोई भी एरिया है अलग अलग जगह पर, यूपी लगा सकते हो, हिमाचल प्रदेश लगा सकते हो, गोवा लगा सकते हो, जैसे गोवा की फैनी, अलग अलग स्टेट हैं, इनके अलग अलग एरिया में कुछ जीआई टैग वाले प्रोडक्ट हैं, कुछ और प्रोडक्ट हैं। उन सभी प्रोडक्ट्स को क्या है एक जगह पर इकट्ठा लाकर हम सेल करना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो लोग वहाँ पर आएंगे जिन्होंने परचेज करना है, इसके साथ क्या होगा, जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हेल्प होगी, साथ ही में जो एक एरिया उसको ग्रोथ करने में हेल्प मिलेगी। समझे बात भाई।
ठीक है जी। सो जीआई टैग वाले हैंडीक्राफ्ट्स जो भी मिलते हैं, खादी प्रोडक्ट्स लगा सकते हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो भी अच्छे प्रोडक्ट होंगे एक जगह पर लाके उनको सेल करेंगे, ताकि जो जो हमारा ग्राहक है उसको आसानी हो, साथ ही में जो हमारे फार्मर्स हैं अच्छी उनको आमदन मिल सके। नेक्स्ट भाई फाइनेंशियल सेक्टर में बता रहे हैं, जहाँ पर सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर को जहाँ पर बनाया जाएगा, एमएसएमई को हेल्प करेंगे, और महिला सम्मान बचत पत्र, यहाँ पर क्या है, महिलाज को प्रमोट करने को लेकर वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम यहाँ पर लॉन्च की जाएगी फॉर द 2 ईयर पीरियड के लिए, जो कि डिपॉजिट कर सकते हैं अप टू 2 लाख फॉर वुमेन। ठीक है। सो एक स्कीम है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, महिला सम्मान बचत पत्र, जो सीनियर सिटीजन को बेनिफिट करने को इनहांस दी मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इनके लिए इंक्रीज करेंगे 15 लाख से लेकर 30 लाख तक, जो हमारे सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है जी। सो यहाँ पर यही बातें हैं, और चलते हैं नेक्स्ट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट्स, जी मेनली स्टेट्स के बीच में बातचीत है भी, जो हमारा 50 ईयर के लिए लोन प्रोवाइड कर सकते हैं स्टेट्स को, फ्री लोन होगा, कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो फिजिकल डेफिसिट है जो स्टेट्स का 3.5% से कम होना चाहिए, जो स्टेट की जीडीपी होती है ना। सो उसके अकॉर्डिंग जो उनका फिजिकल डेफिसिट क्या होगा, जो अपने रेवेन्यू है एंड साथ ही में जो आपका एक्सपेंडिचर है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है। ठीक है, ठीक है जी। सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं जो स्लैब चेंज हुई है, जहाँ पर से स्लैब बता रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पर पहले 5 लाख तक का आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता था, अब 7 लाख तक का नहीं लगेगा, और जो स्लैब बता रहे हैं 0 तो 3 लाख तक नील है, देन अगर 3 से 6 तक जाएगा 5% लग जाएगा। ठीक है जी। देन 6 से 9 तक 10%, देन 15%, ये लिखा हुआ है इन्होंने, ये हमारे टारगेट्स हैं जो इसके परसेंटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर टैक्स प्रोवाइड करेंगे देंगे। ठीक है जी। जो टैक्स रिबेट होता है, जो छूट मिल जाती है इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर 1 रुपया हमारे पास कहाँ से आया, देन हम कहाँ पर उसको लगाएंगे। कहाँ से आया, पहले ये आया एक तो इनकम टैक्स से आया, बोरिंग करी हमने, ली सबसे ज़्यादा तो हमने ली है, बाद में उसकी लिएबिलिटी हो जाएगी, देन उसके बाद में लायबिलिटी होगी जी, देन उसके हमने इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे, तो सबसे ज़्यादा जाएगा भी यहीं पर, 20% हम इंटरेस्ट पेमेंट में ही उतार देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ हम करते हैं, जहाँ पर कोऑपरेटिव टैक्स आ गया, देन जीएसटी आ गया, देन नॉन टैक्स आ गए। ठीक है। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट आ गई, देन कस्टम्स आ गया, ये सभी मिलाकर बनते हैं हमारे 100%। सो मेनली ध्यान में रखियो, जो बोरिंग सबसे ज़्यादा है हमारी, और इनकम टैक्स से हमने 50% एंड जीएसटी से हमारा 17% हम इनकम लेते हैं। नेक्स्ट हम जो सेल करते हैं, मींस कि हमारे जो हम कहाँ पर लगाते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं 20%, तो देन हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम पे लगता है, सब्सिडी में लगता है, डिफेंस फील्ड में हम 8% खर्च रहे हैं। क्यों खर्च रहे हैं भाई, चाइना एंड पाकिस्तान के कारण। ये दोनों हमारे साथ बड़े अच्छे हों, देन क्या जरूरत पड़े हमें डिफेंस पर लगाने की। अगर यही सेक्टर हम क्या करें, एजुकेशन की फील्ड में लगा दें, देन हमारी इनोवेशन कितनी अच्छी हो जाएगी, कितने आगे जा सकते हैं हम। नेक्स्ट सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, फाइनेंशियल कमीशन एंड अदर ट्रांसफर में, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में, ये सभी बता रहे हैं यहाँ पर भी खर्चा कहाँ पर हो रहा है, कहाँ से हमें आ रहा है। नेक्स्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.94 लाख करोड़ यहाँ पर इन्वेस्ट हुए, ट्रांसपोर्ट को 2.70 जो लाख करोड़। सो इनके बारे में आप 1-2 बार देख लेना यार, इसको आपको चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, नेम ही है, नंबर ही है, वैसे तो आने के चांस वो कम होते हैं, लेकिन क्या पता। ठीक है जी। देन ये बता रहे हैं यहाँ पर भी हमारे एकलव्य मॉडल में कितना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो आवास में कितना करेंगे, नहीं सॉरी फार्मास्यूटिकल में इतना करेंगे, देन उधर की और जो जल मिशन में इतना करेंगे, और आवास में ये बढ़ चुका है, पिछले ईयर से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ चुकी है, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट भाई, और ये बता रहा हूँ आपको, जो ये रही हमारी नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट करने को लेकर हमारी कौन सी स्कीम है, पीएम डिवाइन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रेवेन्यू रिसिप्ट इतनी है, कैपिटल रिसिप्ट ये भाई हमारा इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वैसे तो इतना याद रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, और स्कीम्स को याद रखना जो भी हमने रीड कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो जो हमारी पीएम श्री वगैरह। ठीक है जी। और साथ ही में जो हमारे यहाँ पर कर्नाटका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो बंदरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर, और पीबीटी जो हमारी ग्रुप है उसके लेकर। ठीक है जी। सिकल सेल एनीमिया, ये सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो 1-2 बार इसको रिवाइज कर लेना, आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से ध्यान में आ जाएगा।
सो आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है, जनवरी 30 इज सेलिब्रेटेड एज, किसकी तरह हमने सेलिब्रेट किया? वर्ल्ड निग्लेक्टेड, ट्रॉपिकल डिजीज डे एंड साथ ही में मार्टियर डे, लेप्रोसी डे और ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो वो भी बता देना, ठीक है जी। सो मिलेंगे, बाय बाय।